गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम अपना सेकेंड लेसन यूरोप एंड इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ना चालू करती हूँ मैं, आप भी पढ़िए। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग्स इन यूरोप हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the event happening in the Europe during this period. अब सोचने की बात है कि जब हमारा मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री चालू होता है उस वक्त हमारे इंडिया पर यूरोप का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। फ्रेंच लोग आ गए थे, हमारे यहाँ पोर्तुगीज़ आ गए थे, हमारे यहाँ अंग्रेज़ लोग आते, ब्रिटिश लोग आ गए थे। ब्रिटिश लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पे हमारा एक इम्पेरियल साम्राज्यवाद तो नहीं बोल सकते आप, लेकिन वसाहतवाद, ठीक है, अपनी वसाहत, अपनी कॉलोनिज़म जिसको हम बोलते हैं, वो तैयार कर ली थी। और इसकी वजह से यूरोप का बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन इंडिया पर था। तो जब हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमको यूरोप के बारे में सोचना बनता है कि ऐसी क्या चीज़ें यूरोप में उस वक्त हो रही थी जिसका प्रभाव डायरेक्ट हमारे इंडिया पर गिरा है। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, तो बुरी बातें छोड़ के हम अच्छी बातों की ओर ध्यान देंगे। पीरियड ऑफ रिनाइंसिस। रिनाइंसिस का मतलब क्या होता है पहले वो जान लो। रिनाइंसिस का मतलब होता है नवनिर्मिति, ठीक है। देखिए हमारे इंडिया में भी हमको देखने को मिलता है कि पहले हमारा जो समाज था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वो कुछ अलग था। जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, हमारे यहाँ पर फिर लड़कियों को और लड़का भेद हुआ करता था। ये सब कुछ होते हुए हमने क्या किया, फिर जो हमारे नए लोग आए जिन्होंने पढ़ा लिखा, जिन्होंने बाकी का यूरोप देखा, उन्होंने सोचा कि मेरे देश में इतनी ज़्यादा समस्याएं समाज को लेकर क्यों है, और फिर उन्होंने क्रांति तैयार की, एक रिनाइंसिस बनाया। क्रांति मतलब एक नवनिर्माण की कोशिश की, प्रोसेस स्टार्ट की। राजा राम मोहन रॉय बोलो, महर्षि कर्वे बोलो, ज्योतिबा फुले बोलो, ठीक है, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति हमारी फुले मैडम, ये सब कुछ ये जो सब लोग थे ये रिनाइंसिस में जुड़े हुए थे, नवनिर्मिति में। किसकी? समाज की, ठीक है। In history of Europe, the last phase of medieval period, that is 13th to 16th century, is known as the period of Renaissance. During this period, Reformation, religious reform movement, and geographical discoveries laid the foundation of modern era. Hence, this period is also known as Age of Renaissance. तो 13th to 16th सेंचुरी में जहाँ पर हमारा मिडिवल पीरियड चालू था हमारे इंडिया का हिस्ट्री का, उस वक्त यूरोप को पीरियड ऑफ रिनाइंसेंस बोला जाता था। मतलब 13 to 16 हमारे यहाँ पे मिडिवल पीरियड था। उसी वक्त यूरोप में ये जो पीरियड था वो रिनाइंसेंस का पीरियड था, नवनिर्मिति का पीरियड था। ये जो 3 सेंचुरीज का उनका जो समय है उसमें उन्होंने क्या किया? रिफॉर्मेशन, नवगढ़न, ठीक है, नई नई सोच समाज को देना, रिलीजियस रिफॉर्म, धर्म के प्रति जागरूकता तैयार करना, जोग्राफिकल डिस्कवरीज, मतलब जो हमारी जोग्राफी पहले से धर्म ने सेट करके दी थी उसको चैलेंज करना, उसको और अच्छे से सोचकर नई डिस्कवरीज लोगों के सामने आना। फॉर एग्जांपल रिलीजियस रिफॉर्म का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो यूरोप में ऐसा कहा जाता था कि जो उनका धर्म ग्रंथ है जिसको हम बाइबल बोलते हैं वो सिर्फ वहाँ के धर्मगुरु पढ़ सकते थे, हमारे यहाँ के जैसे ही धर्मगुरु पढ़ सकते थे, बाकी लोगों को वही सुनना पड़ता था तो जो धर्मगुरु बताते थे। और वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था थी कि राजा के ऊपर चर्च, मतलब राजा के भी ऊपर धर्मगुरु का स्थान था। तो जिस तरह से कैसा होता था कि धर्मगुरु को पता था कि बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को नहीं पता था। तो धर्मगुरु क्या करते थे, वो बाइबल की सोच को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से लोगों को बताते थे, जिससे होता क्या था, रिचुअल्स बहुत महंगे हो गए थे। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो नए सोच के लोग थे, उन्होंने सोचा कि बाइबल सबके लिए है तो फिर धर्मगुरु ही क्यों पढ़े, हम खुद पढ़ेंगे, हम खुद उसका मतलब निकालेंगे। इसको हम बोलेंगे रिलीजियस रिफॉर्म। जोग्राफिकल डिस्कवरीज का अगर हमको उदाहरण लेना तो बहुत से उदाहरण है कि पहले लोग ऐसा बोलते थे कि हमारी जो अर्थ है वो चौकोन है,
या फिर हमारी अर्थ बीच में है और सन उसके आजू बाजू घूमता है। फिर जो डिस्कवरीज हुई उसको हम बोलेंगे जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। हेंस दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रिनाइंसेस। और इसीलिए इतना सब कुछ चेंज हो रहा था समाज में, धर्म में, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज में, कि इस पीरियड को एज ऑफ रिनाइंसेस बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी एक्सेट्रा देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन विच गिव मोमेंटम to an overall development. During the Renaissance, humanitarianism was given great impetus. There was a change in the outlook of treating each other as a human being. Instead of religion, man became center point of all the ideologies. अब इस पीरियड में हुआ क्या कि सिर्फ धर्म में या फिर जियोग्राफिकल डिस्कवरीज में या रिफॉर्मेशन सिर्फ समाज में नहीं हुआ है, तो आर्ट, आर्किटेक्चर एंड फिलॉसफी में भी हुआ है। जैसे आर्ट का उदाहरण ले तो ग्रीक एंड रोमन की अगर आप पुरानी आर्ट देखो, अगर आप आर्किटेक्चर की हिस्ट्री कभी पढ़ोगे तो उसमें दिखाई देगा वर्ल्ड हिस्ट्री में कि जब हम ग्रीक और रोमन की आर्ट, आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो हमको दिखाई देता है कि उनका देवी देवताओं के फ़ोटोज़ हमारे यहाँ की तरह, देवी देवताओं के पिक्चर्स, अगर कोई ये बनाना है, स्टेचू बनाना है, तो भी देवी देवताओं का बहुत ही मतलब धर्म के मामले में बहुत कट्टरता थी वहाँ पर। लेकिन जब रिनाइंसेस हुआ या जब रिफॉर्मेशन हुआ तो जो लोग थे पढ़े लिखे या जो नए सोच के थे, उनको लगा कि नहीं, अभी ह्यूमंस को सेंटर में लाना पड़ेगा। और तब से ह्यूमंस की पेंटिंग बनाना चालू हुआ। उसका सबसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण है मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग हम सबको पता है, लेकिन आज तक ये नहीं पता कि वो इतनी फेमस क्यों है। क्योंकि वो जब ह्यूमंस की पेंटिंग बनाई गई उसमें से सबसे ज़्यादा सुंदर पेंटिंग ह्यूमंस की मोनालिसा की थी। ठीक है, उनके जो ह्यूमन फीचर्स थे वो बहुत अलग थे। एक एक उनकी गले की रेख, अंदर की जो हम बोलते हैं नसें, वो भी वहाँ पर दिखती है। इसलिए मोनालिसा की पेंटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, ये भी रिनाइंसेस के वक्त ही तैयार हुई थी। उसके बाद आर्किटेक्चर, फिलॉसफी में भी धर्म को बीच में रखा गया था, सेंटर पॉइंट। फिलॉसफी जो भी घूमती थी वो धर्म के आजू बाजू घूमती थी। जहाँ तक हमको पता है अभी नए मॉडर्न पीरियड में फिलॉसफी अलग है, ठीक है, माइथोलॉजी अलग है, लेकिन उस वक्त माइथोलॉजी एंड फिलॉसफी एक ही बोला जाता था। तो फिर जो नया हुआ, जो नया समाज निर्माण हुआ, उन्होंने ऐसे सोचा कि धर्म को फिलॉसफी का सेंटर नहीं होना चाहिए, फिलॉसफी का सेंटर होना चाहिए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और इससे जो तैयार हुआ है उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियनिज्म और मानवतावाद। ठीक है, मानवतावाद मतलब एक इंसान को सेंटर में रख के उसके बारे में सोचना। ठीक है, धर्म को सेंटर के लिए एक बात ये भी है, हम हमेशा बोलते हैं कि धर्म के लिए इंसान नहीं है, इंसानों के लिए धर्म है। तो जब हम ये बोलते हैं कि इंसानों के लिए धर्म है, मतलब हम मानवतावाद को सपोर्ट करते हैं। जब हम बोलते हैं कि नहीं, इस इंसान की पिक्चर बननी चाहिए, इस इंसान, अगर ये इंसान जिंदा होता तो ये कैसे सोचता, तो हम मानवतावाद की बात करते हैं। अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की पिक्चर तैयार करते हैं, स्टेचू तैयार करते हैं, तो हम मानवतावाद की बात करते हैं। ये मानवतावाद आपके आजू बाजू हर रोज़ आपको दिखाई देता होगा, लेकिन समझ में नहीं आता। तो अभी आप समझिए कि ह्यूमन बीइंग को बीच में रख के, सेंटर में रख के, जो फिलॉसफी लिखी गई, जो धर्म लिखा गया, जो ग्रंथ लिखे गए, जो आर्ट, आर्किटेक्चर बनाया गया, उस सभी का यूज, उन सभी को एक ही नाम दिया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियनिज्म और मानवतावाद। इंस्टेड ऑफ रिलीजन, मैन बिकम द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल आइडियोलॉजी। और इस तरह से रिलीजन को बाजू करके एक मैन को, इंसान को सभी आइडियोलॉजी का सेंटर पॉइंट बनाया गया। और यहाँ से ये जन्म होता है फिलॉसफी का। फिलॉसफी मतलब तत्वज्ञान। उसको हमारे रिलीजन के साथ हमको नहीं जोड़ना है। तत्वज्ञान अलग है, फिलॉसफी अलग है और माइथोलॉजी हमारी अलग है। द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू नॉलेज, साइंस एज वेल एज द डिफरेंट सेक्शन ऑफ आर्ट,
वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट जब हो रहा था, नया नया तैयार हो रहा, रिफॉर्मेशन और रिनाइंसिस। रिफॉर्मेशन मतलब नवनिर्मिति, रिनाइंसिस मतलब नवनिर्मिति, रिफॉर्म्स मतलब धार्मिक जो चीज़ें होती है उसमें जब नई चीज़ें तैयार होती है तो उसको बोलते हैं रिफॉर्म मूवमेंट। तो इस तरह से नॉलेज, साइंस, आर्ट, इसमें जो नई नई डिस्कवरीज होती गई, उसके बाद उससे क्या हुआ, ह्यूमन लाइफ को मोमेंटम मिला, वो स्प्रेड होती गई, बड़ी होती गई। द आर्ट ऑफ एंड लिटरेचर ऑफ रिनाइंसिस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द कॉमन पीपल। ड्यूरिंग 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered the printing press. Due to this discoveries, new ideas, concept and knowledge reached to all section of the society. अभी आर्ट ऑफ लिटरेचर और आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रिनाइंसिस पीरियड डिपिक्ट द सेंटिमेंट एंड इमोशंस। इसका मतलब क्या है कि इसके पहले जो भी आर्ट और लिटरेचर लिखे गए, मतलब जो किताबें लिखी गई, जो ग्रंथ लिखे गए या जो चीज़ें बनाई गई, आर्ट जिसको हम पेंटिंग्स बोलते हैं, स्कल्पचर बोलते हैं, स्टेचूज़ बोलते हैं, उसमें सेंटिमेंट और इमोशंस नहीं था। तो फिर किसकी चीज़ें थी वो भगवानों की थी। भगवान में सेंटिमेंट्स और इमोशंस नहीं होता, वो एकदम स्ट्रांग होते हैं, जो जैसा है वैसे ही वो दिखाते हैं, कोई भी हो वो चाहे, है ना। लेकिन सेंटिमेंट और इमोशंस किससे जुड़े हैं, इंसानों से जुड़े हैं, ठीक है, हम लोगों से जुड़े हैं। तो इनका कहना यह है कि जब रिनाइंसिस के पीरियड के पहले जो भी चीज़ें बनाई गई, चाहे वो लिखावट हो, लिखित हो या फिर वो बनावट हो, मतलब जो बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे स्कल्पचर है, पेंटिंग्स है, उसमें इमोशंस और सेंटिमेंट्स नहीं थे। सिर्फ भगवानों के पोस्टर्स थे, स्वर्ग के पोस्टर थे, इस तरह से दिखाए गए थे। लेकिन उसके बाद जब लिटरेचर तैयार हुआ, और जो लिटरेचर तैयार हुआ वो लोकल लैंग्वेज में तैयार हुआ, मतलब इससे पहले जो लैंग्वेज थी वो लोकल लैंग्वेज में नहीं थी। वो बड़े जो लोग बहुत पढ़े लिखे रहते हैं उनको ही समझ में आते थे। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ का संस्कृत हम सबको समझ में नहीं आता, जो पढ़ा है उसको समझ में आता है। तो अगर मैंने आपको संस्कृत में बुक दी तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। आपको क्या चाहिए? अपनी लैंग्वेज चाहिए, मराठी, हिंदी और ज़्यादा इंग्लिश, उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। और जो जिसकी भी मातृभाषा है वो उसमें पढ़ सकता है। तो इस तरह से जो पहले लिटरेचर बना रिनाइंसिस के पहले, वो हाई लेवल लैंग्वेज में बना था, जो लोगों को समझ में नहीं आता था। तो रिनाइंसिस के वक्त जो ये बना है लिटरेचर, वो लोकल लैंग्वेज में बना, लोगों की लैंग्वेज में बना। क्यों? क्योंकि लोग उसे पढ़ सके, लोग उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। और फिर 1450 में क्या हुआ, जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मनी में ये जो इंसान था, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी की। और इससे क्या हुआ, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी, लेकिन उस वक्त थी क्योंकि लिटरेचर हाथ से लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी हुई, ये जो लिटरेचर है जो कॉमन लोगों के लिए लिखा जा रहा था, ये जो आर्ट है जो कॉमन लोगों के लिए बनाया जा रहा था, वो लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हुआ। हाथ से लिखोगे तो एक कॉपी लिखने में 10 साल लगेंगे, वहीं प्रिंटिंग प्रेस में आप एक महीने में हज़ारों कॉपीज़ निकाल सकते हो, उसको बेच सकते हो कम कीमत पे, वो लोगों तक जा सकती है। इसीलिए प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर तैयार होना, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होना एक बहुत बड़ी बात है। इससे रिनाइंसिस जो था, रिफॉर्मेशन जो था, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, धार्मिक सुधारना मूवमेंट। The independent intellectual attacked the old religious ideologies of Roman Catholic Church. The Christian priests were taking advantages of ignorance of people and were inducing the unnecessary rituals. They looted people in the name of religion. The movement that began against it is known as religious reform movement. Due to this movement, human freedom and rationalism gained more importance. अब मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ के धर्मगुरु को ही सिर्फ धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार था। वो लोगों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से बड़े बड़े रिचुअल्स करवाने लगाते थे। और ये क्या होता था, वो लोगों को लूटने लगे थे, अलग अलग टैक्स लेके। आपको पता है यूरोप में जैसे हमारे यहाँ पे राजा को टैक्स देते थे, उसी तरह से यूरोप में राजा के साथ साथ
चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था। हम एक टैक्स देते थे राजा को, हमारे यहाँ पे धार्मिक कर नहीं था। हाँ, जिजिया था, ठीक है, लेकिन वो बहुत बात की बात है सुल्तान शाही पर। लेकिन हमारे जो अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यूरोप में पढ़ते, तो यूरोप में बहुत सालों तक, मुझे लगता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन होने तक, हाँ, इन लोगों ने राजा को भी टैक्स दिया है और धर्मगुरु को भी टैक्स दिया है। रादर धर्मगुरु के पास बहुत संपत्ति रहती थी, लेकिन धर्मगुरु को कोई टैक्स नहीं लेना पड़ता था, वो किसी को टैक्स नहीं देता था, इवन राजा को भी नहीं देता था, लेकिन कॉमन पीपल को दोनों टैक्स देने पड़ते थे। तो इस तरह से धर्मगुरु अपने फ़ायदे के लिए लोगों को लूटते थे। जो नए सोच के लोग हैं, उन्होंने इसके खिलाफ एक मूवमेंट चालू की, जिसको बोलते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और इसकी वजह से रैशनलिज्म और फ्रीडम को इम्पोर्टेंस मिला। अब जाएंगे जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। In 1453 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople, that is Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. The overland trade route joining Asia and Europe went through this city. Since the Turks blocked this route, there was a need of finding alternative trade routes for European countries to reach Asia. This led to new phase of geographical discoveries. अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि देखिए, ये जो यूरोप का और एशिया का व्यापार है बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है। जब से हमको समुद्री मार्ग का पता नहीं था, वाया ओशंस कैसे आना ये पता नहीं था, तभी के पहले से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। किस तरह से? ज़मीन के मार्ग से, ठीक है, बाय रोड वो व्यापार करते थे। और इसको खुश्की का मार्ग या फिर जैसे ये बोलते हैं ना कि क्या, सिल्क रूट कहा जाता था। ये पूरा ज़मीन से होके जाता था, एक रास्ता था, और सिल्क रूट उसको कहा जाता था। इस सिल्क रूट में सबसे इम्पोर्टेंट एक जगह थी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ये ऐसी जगह है जो एशिया और यूरोप के बराबर बीच में है, और कोई भी अगर यूरोप से एशिया आना चाहता है या एशिया से यूरोप जाना चाहता है, तो उसको कॉन्स्टेंटिनोपल और इस्तांबुल पार करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। जो भी रूट था वो यहीं से होके जाता था और दोनों के बीच में था। तो ऐसे में क्या हुआ, जो ये है तुर्क्स, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया, ठीक है, और जीत लिया तो वो उनके हाथ में चला गया। तो तुर्क लोगों ने क्या किया, बाकी के जब वो बेंजाटाइन एम्पायर का ये था, भाग था कॉन्स्टेंटिनोपल, तब वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। यूरोप के लोग एशिया आते थे, एशिया के लोग यूरोप जाते थे। लेकिन जब तुर्क्स ने उनको जीत लिया, ये कॉन्स्टेंटिनोपल, तब उन्होंने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। तो एशिया के लोग ना यूरोप जा सकते थे, ना यूरोप के लोग एशिया आ सकते थे, बाकी कोई रास्ता ही नहीं था, एक ही रास्ता था, और इसको भी हम सिल्क रूट इसीलिए कहते हैं। तो फिर कैसे करना, यहाँ से वहाँ व्यापार तो करना पड़ेगा। तो फिर इसीलिए नए जियोग्राफिकल डिस्कवरीज को चालना मिली। क्यों? क्योंकि नया रूट ढूंढना बहुत ज़रूरत था। क्यों? क्योंकि व्यापार करना था। व्यापार क्यों करना था एशिया में? क्योंकि पैसा बहुत था, यूरोप के पास चीज़ें बहुत थी। एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा? और इसीलिए नए रूट ढूंढने के लिए उनको जियोग्राफिकल डिस्कवरीज को चालना देनी पड़ी। इसके लिए वहाँ के राजा ने भी सपोर्ट किया। फ्रांस के, इंग्लैंड के सभी राजाओं ने अपने अपने जो नाविक थे उनके यहाँ पे उनको सपोर्ट किया, पैसा दिया कि जाओ और नया सी रूट ढूंढो। सी रूट क्यों? क्योंकि सी पर किसी की सत्ता नहीं है, समुंदर पर किसी की सत्ता नहीं है, कोई भी आ जा सकता है। और कोई अगर वो अपना रास्ता ढूंढते थे ज़मीन का, कोई और उसको जीत लेता था, और वही झंझट। इससे तो अच्छा है कि एक समुद्री मार्ग हम ढूंढ ले जो सभी के काम आए, और इसीलिए जियोग्राफिकल डिस्कवरीज को चालना मिली है।